प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर राजधानी की सड़कों पर ऊंची ऊंची होर्डिंग मौत को दावत दे रही हैं। यही होर्डिंग कब किसी की जान ले ले, इसका कुछ अता पता नहीं। इस बात की किसी को खबर तक नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बड़ी सी होर्डिंग ने माँ बेटी की मौत को नींद सुलाई है, जबकि एक लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन इस बात का फर्क किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को नहीं पड़ रहा है। सड़कों पर लगी हुई ये होर्डिंग ऊंची इमारत, ऊंचे होटल और स्टेडियम के अंदर भी देख सकते हैं, लेकिन इन होर्डिंग के जर्जर होने की जानकारी अधिकारी नहीं लेते। इसका उदाहरण इकाना स्टेडियम में लगी हुई होर्डिंग देता है। हादसा हुआ तो जिम्मेदारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका भी ढूंढ लिया। हादसे के बाद सभी विभाग के अधिकारियों ने अभियान चलाने का दावा किया, लेकिन ये दावा जमीनी हकीकत पर अब तक नहीं दिखा है। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद कलीम की ये खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में बहुमंजिला इमारत हो या फिर कमर्शियल जगह हो या फिर स्टेडियम के साथ साथ बड़ा ग्राउंड हो, सभी जगहों पर देखा जाता है कि बड़ी बड़ी भारी होल्डिंगें लगी होती हैं, लेकिन उनकी मरम्मत की बात की जाए या फिर उसकी देखरेख की बात की जाए, किस तरह से जर्जर हो चुकी है या फिर वो किस हादसे को न्योता दे रही है, इसको लेकर कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं देता है। जब हादसा होता है तो उस हादसे के बाद दावे भी किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि प्राइम टीवी उस खबर पर निकल पड़ा है जो होर्डिंगों को लेकर हादसे भी हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है गोमती नगर इलाके की, जहां पर आप इस होर्डिंग की तस्वीर और हाइट देख रहे हैं। इस हाइट की लगभग ऊंचाई 60 फीट से ऊंची है, लेकिन जो मरम्मत की बात की जाए या फिर इसकी देखरेख की बात की जाए, किसी तरह का कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि जो हाइट है और जो वहाँ पर लोहे लगे हुए हैं, वो लोहे भी पूरी तरीके से जंग खा चुके हैं। कब ये भी गिर कर किसी हादसे को न्योता दे दे, इसकी भी किसी को कानो कान खबर नहीं है। फिलहाल जिस तरह से मंडलायुक्त के द्वारा इन सभी मामलों को लेकर अधिकारियों को चिताया गया, यानी कि चेतावनी दी गई कि ये इससे किसी तरह की घटना भी हो सकती है, लेकिन किसी भी जिम्मेदारों ने इसका संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि जिस तरह से लेटर लिखा गया था मंडलायुक्त के द्वारा, उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग समेत कई और संस्थान थे जहां पर इस लेटर को जारी किया गया, लेकिन किसी तरह की जिम्मेदारी इसकी नहीं तय की गई। लेकिन इसी दौरान सोमवार को एक हादसा हुआ, जो हादसा इकाना स्टेडियम के अंदर लगी हुई लगभग 60 फीट से ऊंची होर्डिंग एकाएक एक स्कॉर्पियो पर गिर गई थी, जिसको लेकर उसमें माँ बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन उसका चालक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से अवैध रूप से सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हुई हैं, जो पूरी तरीके से जर्जर हो गई हैं, किसी भी समय ये नीचे आ सकती हैं, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल सोमवार को जिस तरह से ये हादसा हुआ, उस हादसे के बाद देर रात को नगर निगम ने अभियान चलाने की बात कही, लेकिन केवल और केवल सीएम आवास के पास लगी हुई एक होर्डिंग को हटा दिया गया और कह दिया गया कि नगर निगम ने अपना काम कर दिया। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से सड़कों पर अवैध होर्डिंगों का पूरी तरीके से कब्जा है। फिलहाल इसको लेकर देखना होगा कि आखिर अभियान क्या कुछ चलाया जाएगा, या फिर जिस तरीके से जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर क्या जिम्मेदार इस बार भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रदेश के जालौन जिले क्षेत्र के एच गांव में रेप पीड़िता के पिता ने बदनामी और पुलिस की तरफ से झूठे मुकदमे में फंसाने की बात से आहत होकर फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी है।
पुलिस के अनुसार ये घटना 28 मई की है, जहां गांव के ही गोलू नाम के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे घटना के अनुसार लक्ष्मी और उसके पति देवेंद्र का नाम भी सामने आया है, जिसमें लक्ष्मी को षड्यंत्र रचने और देवेंद्र को पॉक्सो एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मुख्य आरोपी गोलू एक मामले में जेल में बंद है। जिले के एएसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सागर थापा की ये खास रिपोर्ट। इसके साथ दुष्कर्म किया था। ये घटना इनके द्वारा 28 मार्च की बताई गई थी। उसके प्रकरण में इनके द्वारा तहरीर पर थाना 8 पर मुकदमा पंजीकृत कल कर लिया गया था। इसमें अवगत कराना है कि जो डोलू जो मुख्य अभियुक्त इसमें है वो वर्तमान में जिला जेल में एक अन्य मामले में निरुद्ध है। इसका रिमांड लिया जा रहा है एवं बाकी 2 अन्य अभियुक्त जो थे जिसमें इन पर आरोप लगाया गया था, देवेंद्र एवं लक्ष्मी, इनको दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है एवं विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही है। आज इस घटना में जो वादी थे, जो बच्ची के पिता थे, उनके द्वारा आज इसमें सुसाइड किया गया है और इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल वहां पुलिस बल पहुंचा। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की गई हम लोग के द्वारा और इसमें अब आगे ही कार्रवाई इसमें की जा रही है। जो आत्महत्या के जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो तहरीर हम परिजनों से प्राप्त करके उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे और इसमें जो भी दोषी हैं, जितने भी लोग हैं, 3 लोग हैं, एक ऑलरेडी वर्तमान में जेल में निरुद्ध है एवं अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें कर ली गई है। उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे और उनके विरुद्ध हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी कठोर से कठोर सजा इनको मिले। ये लोग आए तो इन लोगों ने प्रांत पत्र बस लेके और बस लड़की को बोलने कहा 10-15 वीडियो बनाए। इन लोगों ने लड़की से बार बार सवाल जवाब किया और इस कमरे में ले गए, कंप्यूटर कक्ष में। कहीं हम लोगों ने समझा कि कंप्यूटर कक्ष में जो जीटी पे चढ़ने गई रिपोर्ट, तो हम लोग बाहर बैठे, उसको धमका दिया लड़की को। इसके बाद लड़की के उल्टे बयान ले लिए, तुम्हें ऐसा ऐसा बोलना सबके सामने। और फिर इसके बाद ये गौतम थे और दोनों लोगों ने, सीओ और एसओ दोनों लोग बैठे थे, उनके सामने इन्होंने फोन चालू कर लिए और कह दिए ऐसा उल्टा उल्टा बोलो। हम लोगों से का प्रेशर बनाया कि अगर तुम लोगों ने ये ऐसा बोलो कि हमने गांव वालों के दबाव में आके हमने ऐसा सब इनके साथ कर दिया, ये लोग निर्दोष हैं, ऐसा सब साबित कर दिया। और एक एप्लीकेशन हम ही से लिखवा कर बोले ऐसा ऐसा लिखो, नहीं तो तुम लोगों के यहीं पे डाल देंगे, अंदर कार्रवाई हो जाएगी तुम लोग। हमारे भाई साहब जो मृत हो गए वो घबरा गए थे एकदम। हमारे पास हम भी गए तो इन्होंने दस्तखत ले लिए हमारे भाभी के और भैया के हमारे। तो फिर इसके बाद कोई सुना और वो हंसते रहे वहाँ पे जो मुलजिम थे, तो बुरा लगा। इसके बाद उसी दिन से घूम रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये घटना कब की है जो आपकी बच्ची के साथ हुई? ये घटना 30 तारीख की थी। 30 तारीख को हम लोग थाने में गए थे। इसके बाद कुछ अब आप लोग क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं साहब, न्याय मिले, अपराधियों को सजा मिले। नहीं, अभी आप जो बॉडी नहीं उतरने दे रहे, उसके पीछे क्या है वजह? एसपी साहब को बुलाया जाए, एसपी साहब, डीएम साहब को बुलाया जाए। इंसाफ की जंग में एक मजबूर पिता हार गया जिंदगी की रेस। बेटी के साथ रेप हुआ, थाने के चक्कर लगाए, थानेदार ने कहा चले जाओ वरना मुकदमा लिख देंगे। इससे आहत होकर पिता ने सोमवार की सुबह फांसी लगा ली और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा की आती है। तो वहीं पूरे इस मामले पर ज़िले के कप्तान से लेकर सीओ ने संज्ञान लिया और फिलहाल प्रभारी निरीक्षक और दरोगा को निलंबित कर दिया और विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से आम तौर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पुलिस इन पर किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लेती। हालांकि एक पिता की मौत हो गई, उसने फांसी लगा ली और कहीं ना कहीं बदनामी के डर से और पुलिस महकमे की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी इसमें बुरी तरह से फंसी है। फिलहाल जो दरोगा और इंस्पेक्टर निलंबित हुए हैं उन पर विभागीय कार्रवाई बैठ गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है। कैमरामैन अरविंद के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। गाजियाबाद इलाके के कविनगर इलाके में ऑनलाइन गेम के नाम पर नाबालिग युवाओं को बरगलाकर उन्हें कुरान धर्म अपनाने के लिए उकसाता था। घटना के बारे में इलाके के ही उद्यमी को अपने बेटे से पता चला, जब जिम जाने के बहाने वो 5 वक्त के घर से बाहर निकलता था, जिस पर पिता को शक हुआ, जिसके बाद उन्हें पता चला कि बेटा सेक्टर 23 इलाके में बनी
मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। पूरे मामले में पिता की ओर से आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान और बद्दू पर धर्म के नाम पर युवाओं का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे राज खुलकर सामने आए हैं जिसमें कई ऐसे पहलू खुलेंगे जो अब तक पुलिस के संज्ञान में नहीं है। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता सागर थापा की ये खास रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जिसमें एक युवक पकड़ा गया और युवक का नाम अब्दुल रहमान है, जो कि ऑनलाइन गेम के नाम पर भोले भाले 17 साल से 18 साल के नाबालिग युवाओं को बरगलाता था और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उन्हें उकसाता था। पहले गेम में उन्हें हरवाता था, उसके बाद कुरान की आयतें पढ़ने के नाम पर जितवा भी देता था। उसके बाद तमाम जो सोशल तरीके हैं, उसके बाद इन्हें आखिरी में नमाज पढ़वाता था। एक ऐसे ही गैंग के सदस्य का गाजियाबाद पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। फिलहाल इसके पीछे और भी लोग हैं। पुलिस तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों का सहारा ले रही है और मुंबई तक तलाश कर रही है, क्योंकि इसमें एक और नाम बद्दो का भी आ रहा है, जो कि मुंबई में रहता है और जो बरगरार युवक हैं उनके संपर्क में लगातार भी था। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि एक तरफ युवा हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह साइबर क्राइम के जाल में भी फंसते जा रहे हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां पर थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट की गई। वहीं पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों ने चाकू की नोक पर बुजुर्ग दंपति को निशाना बनाया था, जिसमें हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी और अन्य सामान लूटा गया था। आरोपियों ने प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ठाकुरगंज पुलिस और डीसीपी वेस्ट की सर्विलांस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई है। 23 को ठाकुरगंज में शाम को लगभग 8:30 बजे करीब घास मंडी के पास बाबा बालक दास पुरम नाम के मोहल्ले में इफ्तिखार हैदर नाम के एक व्यक्ति के घर में 3 लड़के घुस गए। उस समय उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था और तीनों लड़के सीधे उनके बेडरूम में गए, जहां इफ्तिखार हैदर और उनकी पत्नी दोनों लोग बैठे हुए थे और उनके गले पे चाकू लगा दिया और उनके हाथ में पहनी हुई 3 अंगूठी और उनका मोबाइल, उनके जेब में रखा हुआ 15,000 रुपया और पूरे घर की उन्होंने तलाशी लिया और ये सारी चीजें ले करके और फिर ये लड़के भाग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर पश्चिम पुलिस बखूबी से काम करती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं ठाकुरगंज लूट की और अभी मेरे साथ मौजूद हैं डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी। कैसे लूट हुई, कैसे घटना का खुलासा हुआ, बात करते हैं इनसे, जानते हैं किस तरीके से लुटेरों ने इन लूट करी और इन्होंने उसको कैसे पकड़ा। सर क्या कुछ हुआ था? कल शाम 8:30 बजे थाना ठाकुरगंज के घास मंडी मोहल्ले के पास इफ्तिखार हैदर अपने घर में जब अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहे थे, 3 बदमाश सीधे उनके बेडरूम में घुसे और उनको चाकू लगा करके पूरे घर की सर्च किए। उसके बाद इनके हाथ में पहने हुए जो अंगूठी थे सारे अंगूठी उतरवा लिए, जेब में रखा हुआ 15,000 रुपया निकाल लिए और मोबाइल छीन लिए और लूट करके सारे अपराधी फरार हो गए। सूचना चूंकि शाम की थी और घर में घुस करके की गई थी, तो हैरत अंगेज घटना थी। हम लोगों ने तत्काल इस गंभीरता को लेते हुए मौके का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी किया गया, ज्वाइंट सीपी क्राइम के द्वारा भी किया गया, पूरी टीम लगा दी गई। इसमें हमने अपनी एक टीम जो है सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करने में लगा दी, जो स्पेशलाइज्ड है हमारी टीम, और दूसरी टीम हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की लगाई, तीसरी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन टीम ने लगाई, जो ये पता करे कि कौन कौन लोग से कनेक्शन है और किस तरह से कोई आके यहाँ अपराध कर सकता है। तो ये हमारी टीमें लगातार काम करना शुरू कर दी, जिसमें जब सीसीटीवी कैमरों को हम लोगों ने चेक किया तो ये पता चला कि बदमाश घर पर पैदल ही आए थे और उनको ट्रैक करते हुए हम लोग गुडम्बा तक गए। गुडम्बा में जो है एक ऑटो में बैठ करके बदमाशों के भागते हुए देखा गया, उस ऑटो को क्लिक कर लिया गया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी हम लोगों ने जब मदद लिया तो पता चला कि इनका लोकेशन कहीं ना कहीं सीतापुर के पास है। तो हमने अपनी एक स्पेशलाइज्ड टीम जो है सीतापुर के लिए रवाना किया और ये रात भर सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चला
उसके बाद सुबह वो एक ऑटो सस्पेक्ट के रूप में हम लोग को दिखा, जिस ऑटो का नंबर जो है जब ट्रेस किया गया तो वही ऑटो निकला जो कि लखनऊ में हम लोग ने बदमाशी से भागे थे। तो उस ऑटो के चालक को हिरासत में लिया गया, जो छोटू जहीर था। पूछताछ करने पर उसने घटना को स्वीकार किया और अपने साथ 3 और बदमाशों को जो है घटना को अंजाम देने के लिए उसने बताया, जिसमें एक सर्वेश और दूसरा गुलफाम था जो कि सीतापुर के ही रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जो भी हमारे वादी की जो है अंगूठी थी और मोबाइल था, पैसा था, सब बरामद हो गया। चाकू जो कि लगाया था उन लोगों ने, वो चाकू भी बरामद हुआ। जो ऑटो से भागे थे वो ऑटो भी बरामद कर लिया गया। तो एक पुलिस की जबरदस्त कामयाबी रही हमारी। 12 घंटे के अंदर अंदर पूरी घटना का अनावरण किया गया। सर, इसमें रेकी किसने करी, कैसे उन लोगों को पता चला, इसके बारे में? इसमें जो अंदर पूरी घटना का अनावरण किया गया। सर, इसमें रेकी किसने करी, कैसे उन लोगों को पता चला, इसके बारे में? इसमें जो अभियुक्त फरार चल रहा है कलाम, जब इनसे पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि कलाम की रिश्तेदारी लखनऊ में है और उस रिश्तेदारी की एक महिला इनके घर में काम करती है, पीड़ित के घर में, और उसी के जरिए कलाम यहाँ पर आया और उसने जो है कई बार रेकी कर चुका था। चूंकि ये लोग गल्फ कंट्री से रिटायर होकर के यहाँ पर आके रह रहे थे और केवल पति पत्नी ही थे, तो अपराधियों को ये लगा कि ये जो है एक आसान टारगेट है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है अपना अंजाम दिया घटना को। ये थे मेरे साथ डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया और कैसे सीसीटीवी की मदद से इन लोग ये जो आरोपी थे उन तक पहुंच पाए। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद उवैस। गाजीपुर में लोगों ने एएसपी ऑफिस के सामने महिला के शव को रखकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि महिला के परिजनों समेत ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर महिला की पिटाई का आरोप लगाया है, जहां आरोप है कि छापेमारी के दौरान आरोपी की पत्नी के विरोध करने पर पुलिस टीम ने मारपीट की और पुलिस की मारपीट से महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस टीम को निलंबित कर निष्पक्ष जांच की मांग की है और पुलिस अफसरों ने इस मामले में 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर जांच का निर्देश दिया है, जबकि आरोपी को पुलिस जेल भेज देने का दावा कर रही है। लोगों ने बात रखा कि अगर पुलिस ने हत्या किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्लिप है कि 2:30 बजे रात में गई है और वहां पर दरवाजा खटखटाई है और महिला वो चिल्ला रही है, इसके बाद पुलिस लेकर उसके पति को, विकास को आगे बढ़ती है, वो गाड़ी में जाती है और गाड़ी के साथ झूलकर वो उसमें बैठ जाती है। आगे आने के बाद पुलिस जो है कि उसके ऊपर, सर के ऊपर जो है चोट करती है और धक्का दे देती है। नीचे गिरने के बाद वो बुरी तरह से घायल होती है। सैदपुर अस्पताल में आकर वो दम तोड़ देती है। हमने ये हत्या का मामला है और पूरे दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर FIR दर्ज किया जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। ये DM साहब, कप्तान साहब और DIG साहब आए थे। इन तीनों लोगों से वार्ता हुई और अंत में जो मृतक महिला है उसका पति थाने का HS है और वांछित भी था। गंभीर आपराधिक इतिहास है उसका, 12 मुकदमे हैं और भी लोगों पे हैं परिवार में। और उसी मामले में इनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर, क्योंकि प्रथम दृष्टया लापरवाही दिख रही है, उसके आधार पर जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। और इन पूरे प्रकरण में जिलाधिकारी से उन्होंने अनुरोध किया था, इसकी पूरी एक उच्च स्तरीय जांच हो रही है, जिससे कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अग्रेतर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और उसको पुलिस निहायत बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी। उस पर तमाम मुकदमों, फर्जी मुकदमों, जैसे गौ-कसी, गाय चोरी, तमाम चोरियां, कट्टा, पिस्टल, इस प्रकार की चोरियां, जबकि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, न कुछ ऐसा है। उसके ऊपर हिस्ट्री सीट का भी आरोप लगा। इन सब चीज़ों से वो प्रताड़ित हो गई, क्योंकि बार बार हर दूसरे तीसरे पुलिस उसके घर पहुंच जा रही थी और मोटी रकम लेकर बार बार उसको छोड़ती थी। तो चूंकि वो अब नहीं देने की स्थिति में था, इसलिए पूरा अपना परिवार पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित होकर अपना पूरा परिवार लेकर अपने ननिहाल चला जाता है, अपने बच्चों और पत्नी को लेकर। लेकिन पुलिस उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ती है। पुलिस बीती रात को 3 बजे भोर में उसके वहां पहुंच जाती है ननिहाल में, और वहां जाके दरवाजा जब खटखटाती है तो ये महिला जिसकी मौत हो चुकी है, ये महिला उसका विरोध करती है, पत्नी थी। वो दबाने लगे तो भाभी बोली कि नहीं, कौन था, बोलने की अपराधी है भी किया, खोलो, तो मार के लात से दरवाजा को तोड़ दिए
दरवाज़ा तोड़ने के बाद पकड़ लिए। हल्का वीडियो भी आया है, वीडियो हल्का बना है। कौन बनाया? भैया खुद वीडियो चालू करके रूम में जब थे तब का, और जब ले जाए तब बोले कि अब इनका इनकाउंटर करेंगे। जब भाभी पकड़ने गए तो कहा कि इनका इनकाउंटर करेंगे, अपराधी है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से लेकर आए वो लोग को। सुबह हम लोग को 7 बजे 7:30 बजे करीब घटना पता चली कि गोली लग गई उनके पैर में। भाभी कैसे मरी? भाभी वहाँ पर जो जैसे गाड़ी में बैठ रहे थे उचमा गांव में, तो उसमें भाभी मतलब छोड़ नहीं रही थी, तो आकाश सिंह ने मार दिया, धक्का मार दिया, भाभी गिर गई वहाँ पर, तो ये चोटिल हो गई थी। यही प्रशासन उसको धक्का देकर मारकर गिरा देती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सबसे जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। जिस मामले को लेकर हम लोग बैठे थे यहाँ पे और लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। कई घंटे लेकिन चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है, हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि न्यायिक हम जांच कराएंगे और जो जितने दो पुलिस कर्मी हैं उनको हम सस्पेंड करने का काम करेंगे। और वहीं FIR जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर माफी ग्राम में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण पर MDA द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध निर्माण द्वारा बाउंड्री और प्लॉटिंग को तोड़ने का काम मुरादाबाद जनपद में प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार MDA की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में मुरादाबाद जनपद की पोस्ट इलाके के ताजपुर माफी में भारी पुलिस बल को लेकर MDA के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां भारी पुलिस बल को देखकर निर्माण स्वामियों के हौसले पस्त हो गए। साथ ही निर्माण स्वामियों के द्वारा विरोध करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद होने के कारण किसी प्रकार का विरोध नजर नहीं आया। ताजपुर माफी में जो अवैध निर्माण हुए हैं वो बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के करे गए हैं और प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी निर्माण और विकास कार्यों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ऐसे ही लगातार की जाएगी। ये सभी लोगों को अनुरोध भी है और सचेत भी किया जाता है कि वो बिना किसी मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी ऐसी जगह पर निर्माण ना करें। झांसी में 22 फीट गहरे कुएं में गिरा तेंदुए का 20 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार देर शाम पचार गांव के सूखे कुएं में तेंदुआ गिर गया था, जहां सूचना पर पहुंची वन विभाग ने 3 घंटे बाद तेंदुए को बाहर निकाल पाई, जिसके बाद टीम ने तेंदुए को बेहोश कर बाहर निकाला और तेंदुए को पिंजरे में बंद कर कानपुर चिड़ियाघर के लिए रवाना कर दिया गया है। पचार गांव में किसी कुएं में एक तेंदुआ गिर गया है, तो मैं तुरंत जो है वहां पर मौके पहुंचा और देखा कि 4-5 फीट व्यास के एक सीमेंटेड कुएं में, जिसमें कि बोरिंग भी थी या उसका 6 इंच लोहा उभरा हुआ था, उसमें तेंदुआ गिरा हुआ था। तो उसको जो है हम लोग रेस्क्यू करने का प्रयास किए। जब रेस्क्यू नहीं हो पाया तो उसमें काफ़ी जो है हम लोग फिर उच्चाधिकारियों से बात किया गया। इसके बाद वहाँ से हम लोग डॉक्टरों की टीम मंगाए जो है, और वो डॉक्टर जो है उसको बेहोश करके फिर निकाला गया उसको। अच्छा, जो टीम आई थी आपकी वो कहाँ से आई थी? मध्य प्रदेश से बुलाया गया था कि इटावा या शिवपुरी से? नहीं, कहीं से नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में पर्याप्त जो है इसकी व्यवस्था है, और कानपुर जू से भी डॉक्टर आते हैं, इटावा लायन सफारी से आते हैं, लखनऊ जू से आते हैं। तो ये डॉक्टर कानपुर जू के थे जो कि इटावा में लायन सफारी में लायंस का इलाज कर रहे थे, वो नज़दीक पड़ रहा था, इसलिए उनको बुलाया गया जो है। और डॉक्टर मोहम्मद नासिर। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सेक्टर 15 से अपहरण हुए बिजनेसमैन नागेंद्र के शव को लेकर फरीदाबाद पहुंची पुलिस ने नागेंद्र के शव को बीती रात देर होने के चलते फरीदाबाद सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसके बाद नागेंद्र के शव को लेने के लिए उसके परिजन पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले तो शव को लेने से इनकार कर दिया, फिर पुलिस की ओर से समझाए जाने पर परिवार शव लेने के लिए तैयार हो गया है और नागेंद्र केशव को दाह संस्कार के लिए ले गए। वहीं इस मामले में पुलिस प्रवक्ता सुवेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि
30 मई को सेक्टर 15 इलाके से नागेंद्र का अपहरण किया गया था। पे नाकाबंदी क्यों नहीं करी? और वो 4 घंटे संभल शहर जो है हसनपुर वहाँ घूमा है, वहाँ हमने फुटेज चेक की है। वहाँ पे हमारे पेट्रोल पंप वाले बंदे ने हमें बताया कि जी एक स्कॉर्पियो थी, ये नंबर है। जैसे जैसे हमने पूछी कि जी उसके सामने एक कैप रखी थी, अफसर वाली कैप थी, इसका मतलब उसने वो फुटेज 31 तारीख को देखी है। वो बंदा मेरे भाई को वहाँ डाल के उसके बाद दोबारा संभल आया है, 31 तारीख को वो घूमता रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन, ये एक भी नाकाबंदी नहीं, एक भी कोई विट्टी नहीं। ये यहाँ से जब गया था ये जब भी पकड़ा जाता, अगर एक भी टोला पकड़ लेते। पुलिस का काम आप लोगों ने किया है? पुलिस ने भी हमें नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी प्रशासन ने नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी प्रशासन ने ढील कर दी, स्टार्टिंग थोड़ी सी ढील कर दी। प्रशासन हमारे साथ था, हम प्रशासन के साथ थे, हम वहाँ भी प्रशासन के साथ थे। मैं प्रशासन को नहीं कहूँगी, लेकिन जो उसमें जो बंसी है ना, बंसी और वो स्कॉर्पियो वाला, उनको पकड़ोगे ना जभी सच्चाई सामने आएगी। उसकी फैमिली को परेशान नहीं किया गया। हमने उस दिन वहाँ पर जब फरीदाबाद में हमने सीपी ऑफिस हम गए थे, मेरा सिर्फ यही कहना था कि फैमिली पे प्रेशर डालो, फैमिली पे प्रेशर डालो, सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन फैमिली पे कुछ किया ही नहीं गया। पुलिस और हम लोगों को इतना होश नहीं था कि हम खुद इस प्रशासन में नहीं, हम कर रहे हैं, हम इनके पीछे ही पड़े रहे कि हाँ ये सर कर रहे हैं, ये सर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोचो किस तरह से भाई को हम लेकर आए, 7 दिन हो गए हैं, और बात ये सब बेवकूफ़ी बातें थी कि गोली चलाई गई, वो सिर्फ फायरिंग हम लोगों को दिखाने के लिए थी, उसको पीछे से ही कुछ खिलाकर लाया गया था। एसीपी क्राइम और हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें SHO सेंट्रल और आरोपी पंकज के खिलाफ अपहरण का मुकदमा और फायर का मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी का पीछा करते हुए जो गाड़ी जिस रूट से गई थी, CCTV फुटेज चेक की गई और गाड़ी का रूट फॉलो किया गया। सभी टोल प्लाजा चेक किए गए और पेट्रोल पंप, होटल, दुकानें, उनका CCTV चेक करते हुए नैनीताल तक हमारी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, जो हमारी करीब 8 से 10 टीमें लगी हुई थी। और इसमें पुलिस को थोड़ा अंदेशा था कि इसमें जो अपहृत व्यापारी है नगेंद्र, इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि सभी CCTV फुटेज में अकेला आरोपी पंकज दिखाई दे रहा था और इसमें 2000 से अधिक CCTV फुटेज चेक किए गए, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच गए। और अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव करहेला में एक मासूम छात्र की रजवाहा में डूबने से मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 1 घंटे रेस्क्यू कर छात्र को रजवाहा से बाहर निकाला और डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। चार दिन पूर्व हुई चोरी का उन्नाव पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि 2 मई को कोईथर ग्राम में 3 चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर हजारों की नकदी समेत लाखों के जेवर चोरी किए थे, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 चोरों को पकड़कर चोरी का सामान को बरामद भी किया है। फिलहाल पुलिस एक चोर की तलाश में जुट गई है। सीओ साहब 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा कर रहे हैं, क्या घटनाएं हैं और किस तरह इनका अनावरण किया है? 1/2 जून की रात में थाना दही के कोईथर गांव में अगल बगल में 2 घरों में चोरी की सूचना थाना दही को मिलती है। उस सूचना पे अभियोग पंजीकृत किया जाता है। तत्काल पुलिस सक्रिय होती है। लोगों के पूछताछ, CCTV फुटेज, इन आधारों पे तत्काल उन चोरों की एक पहचान कर ली जाती है और 3 अलग अलग टीमें बना करके आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।